गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पर देख रहे हो। आज का जो टॉपिक है 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर सेकेंड डायमेंशनल फार्मूला को पढ़ने के लिए जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको ये हम बता देना चाहते हैं कि यदि इसको आपको पढ़ना है तो इस चैप्टर का स्टार्ट टॉपिक से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। जब यहाँ तक पहुँचेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। और वैसे यदि आप सिर्फ इसी भर को पढ़ते हैं तो पूरा 100% समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप क्रम से यहाँ तक पहुँचते हैं पीछे का लेक्चर देखते हुए तो आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है सुनिए। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट, ये सब पीछे है। तो ये आपको बता दें फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का रिलेशन, यानी किसी भी डिराइव्ड यूनिट को जब लिखा जाता है तो वो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में होता है। कोई भी डिराइव्ड यूनिट जब लिखा जाता है तो वो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में होता है और उस फंडामेंटल यूनिट में कुछ प्रॉपर पावर लगी होती है। कोई भी डिराइव्ड यूनिट को जब लिखते हैं तो वो यूनिट फंडामेंटल यूनिट के टर्म में होता है और उस फंडामेंटल यूनिट पर कुछ पावर लगा होता है ना। तो उस फंडामेंटल यूनिट में प्रॉपर पावर लगा के डिराइव्ड यूनिट को लिखना ही क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। यानी फंडामेंटल यूनिट में प्रॉपर पावर लगा करके जब डिराइव्ड यूनिट लिख दिया जाता है तो उसको बोला जाता है डायमेंशनल फार्मूला। यानी डायमेंशनल फार्मूला के लिए कहेंगे द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ प्रॉपर पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट। जो हमने कहा वही उसको सेंटेंस में लिख देना है, ठीक है ना। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ प्रॉपर पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। और डायमेंशनल फार्मूला हमेशा जो लिखा जाता है या एमएलटी फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले इसकी डिफिनेशन एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द relationship between derived unit of physical quantity. The formula which represents the relationship between derived unit of physical quantity with proper powers on fundamental units. The formula which represents the relationship between derived unit of physical quantity with proper powers on fundamental unit is called डायमेंशनल फार्मूला। ये ठीक है ना। और जब किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है
तो डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए कुछ हम आपको रूल बता दें, है ना। पूरा रूल छापना ज़रूरी नहीं, आप सुनिए। उनमें से डायमेंशन फार्मूला लिखते समय आपको सबसे पहले ये बता दें कि एम जो लिखा जाएगा वो किसके लिए लिखा जाता है, मास के लिए लिखा जाता है। जब डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो एम जहाँ भी लिखा जाएगा वो किसके लिए लिखा जाएगा, मास के लिए। एल जो लिखा जाएगा वो लेंथ के लिए लिखा जाएगा, विड्थ के लिए लिखा जाएगा, हाइट के लिए लिखा जाएगा, आर्क के लिए लिखा जाएगा, रेडियस के लिए लिखा जाएगा, डिस्टेंस के लिए लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा जाएगा और वेवलेंथ। इन सब के लिए जब किसी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो एम लिखा जाएगा मास के लिए, लेंथ एल लिखा जाएगा लेंथ, विड्थ, हाइट, आर्क, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, ठीक है ना। और टी जो लिखा जाएगा वो टाइम के लिए लिखा जाएगा और थीटा जो लिखा जाता है वो टेम्परेचर के लिखा जाएगा, टेम्परेचर। और ए जो लिखा जाता है वो करंट के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। ये 11th क्लास में इसका बहुत कम यूज होता है, यहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो और डायमेंशन फार्मूला को m की पावर a, l पावर b, t की पावर c, है ना, आगे भी रहेगा तो उसकी पावर d और आगे तो उसकी पावर क्या लिखा जाएगा, है ना। यदि हम और नहीं लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर थीटा भी लिखा रहेगा, एम्पियर भी, पर जनरली m, l, t तक तो होते हैं, ठीक है। और ये बता दें इनमें से एम एल टी में से यदि कोई एब्सेंट है, अच्छे से याद रखना, एम एल टी में यदि कोई एब्सेंट है तो उसकी पावर 0 लिख दिया जाता है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो मास के लिए एम लिखा जाता है और इतनी क्वांटिटी के लिए एल लिखा जाता है, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए थीटा, करंट के लिए ए लिखा जाता है ना। और ये इस टाइप का रहेगा। इनमें से यदि कोई एब्सेंट है तो उसकी पावर 0 लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ इसलिए कर दिया कि थीटा भी हो सकता है तो डी एम्पियर, है ना। प्रायः एम एल टी तक आता है, मैकेनिक्स में एम एल टी ए तक रहता है ना। हीट वाले में थीटा भी आ जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट वाले में ए आता है, एम एल टी ए वाला टर्म, है ना। तो ये होता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम और उसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे और कैसे उसको लिखेंगे ये बता दें। और वैसे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, पर यदि आप कॉन्सेप्ट जानते रहे तो भूल जाने के बाद उसको ला भी सकते हो, है ना। तो डायमेंशन फार्मूला जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं तो हम सब तो नहीं लिख सकते, लेकिन कम से कम 10 ठो लिखे दे रहे हैं आपको टेक्निक के लिए। और वैसे आप ये डायमेंशन फार्मूला कितनी फिजिकल क्वांटिटी है कोई इसकी संख्या निश्चित नहीं है ना। तो जैसे मान लीजिए कुछ हम फार्मूला लिखने वाले हैं। यदि मान लीजिए कोई कहता है कि एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एरिया का, तो एरिया के लिए आप लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखा जाएगा। हमने ये कहा है कि लेंथ के लिए भी एल लिखा जाता है, ब्रेड्थ के लिए भी एल लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। फिर हमने कहा है कि जो नहीं रहता है उसको पावर 0 लिख देते हैं। तो ये देखिए ये रहा इसका डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला को बड़े ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हमने कहा है कि लेंथ के लिए एल लिखा जाता है, ब्रेड्थ के लिए भी एल लिखा जाता है, तो एल स्क्वायर हो गया। फिर हमने कहा है कि डायमेंशन फार्मूला में एम एल टी तीनों लिखना है, लेकिन जी इसमें कहोगे टी और एम है ही तो नहीं, तो उसकी पावर को क्या कर दिया जाता है 0, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो वॉल्यूम का लिखना है तो ये हो जाएगा, अब यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ना। तो लेंथ के लिए भी क्या लिखा जाएगा एल, ब्रेड्थ के लिए भी एल, हाइट के लिए भी एल, तो ये हो जाएगा एल क्यूब्ड। और आगे चल कर ये एम 0 एल क्यूब्ड टी 0, ठीक है ना। फिर ऐसे ही हम मान लो लिखते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम,
तो हमने कहा है कि मास के लिए क्या लिखा जाता है m, अब वॉल्यूम का क्या हुआ L क्यूब्ड, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml-3t0 ये हो गया। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को हमने बताया है कि m लिखा जाता है। अब वॉल्यूम का ये L क्यूब्ड हुआ और ये ऊपर ले गए माइनस, और t नहीं है तो पावर 0। स्पीड का मान लो लिखना है, स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला है, L लिखना है, टाइम के लिए t लिखना है, तो ये LT-1 हो गया। पर इसी को आगे क्या लिख दिया जाता है, m0LT-1 ये रहा। ठीक है, फिर आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी या स्पीड और वेलोसिटी का एक ही होता है, ध्यान रखना, स्पीड और वेलोसिटी का एक ही होता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का ये हुआ LT-1 और टाइम का ये t, तो LT-2, इसी को लिख दिया गया m0LT-2 ये। ठीक है ना। और इस प्रकार से आप किसी का भी ला सकते हैं, है ना। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या लिख दिया जाएगा m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, तो ये क्या बन जाएगा mLT-2। ठीक है ना। ये ऐसे ही मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम, तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, तो m और ये LT-1, तो ये हो गया mLT-1। ठीक है ना। एक होता है ये हो गया मोमेंटम। ठीक है ना। अब और किसी का लेते हैं, जैसे मान लो वर्क कह दिया जाए, वर्क, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यानी mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट L, तो ये क्या बन जाएगा mL²T-2। ठीक है ना। इम्पल्स होता है, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, तो mLT-2 इंटू t, तो ये mLT-1। अब देखिए, आप ये देखेंगे कि इसका सेम है क्या, यानी मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो बहुत ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। अभी जैसे हम एक और बताते हैं, टार्क यदि बात करें, टार्क का भी टार्क इक्वल टू होता है वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका भी यही, इसका होता है mLT-2 इंटू L, तो mL²T-2, और इसका देख लीजिए सेम हो गया। ये आपको बता दें, एनर्जी का भी वही होता है, एनर्जी का भी वही mL²T-2, इसका मतलब 3 ठो का सेम हो गया। ठीक है ना। जो वर्क का होता है, जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला है वही टार्क का डायमेंशन फार्मूला है, वही एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है। यानी ऐसी क्वांटिटी हुआ करती हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम रहता है। ठीक है ना। और कुछ बताए दे रहे हैं।
एनर्जी चाहे जो भी हो, है ना, एनर्जी का वही होगा। अब है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ml T-2 और एरिया का L स्क्वायर, तो ml-1T-2। और यही होता है स्ट्रेस का, यही होता है किसका, स्ट्रेस का भी होता है। यही होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यही होता है। ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितने टाइप के होते हैं वो सब, ये देखिए इन सब का क्या हुआ, सब का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है ना। ऐसे ये बता दें सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, ml-T-2 और लेंथ L हो गया, तो क्या बनेगा ml0T-2 ये। और ये बता दें यही होता है फोर्स कांस्टेंट का, फोर्स कांस्टेंट का भी यही होता है m0L-T-2। और यही होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका भी वही m0L-T-2। ये देखिए ये सब, इन सब का क्या हो गया, सेम है। ठीक है ना। अब इसमें ये बता दें जैसे फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1/T, तो ये m0L0T-1 ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, है ना। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का भी यही होता है, ये सेम हो गया। तो बताया ना कि बहुत ऐसे होते हैं जो सेम डायमेंशन वाले। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप डायमेंशन फार्मूला आप चाहे डायरेक्ट याद करो, चाहे इस तरीके से आप ला लो। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यूज होने में उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लाना हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक फार्मूला होता है F इक्वल टू G(m1m2)/r²। अब हमको तरीका है ना बताना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फार्मूला होता है, ये फोर्स है, डिस्टेंस है, मास है, मास है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F(r²)/m1m2 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ F क्या है, फोर्स है, तो ml-T-2, R डिस्टेंस स्क्वायर तो L स्क्वायर, यह मास है तो M, और ये भी मास है तो M। अब बताओ ये M से M तो कैंसिल हो गया एक ठो, और ये ऊपर जाके m-1 बन गया, और ये L³ हो गया, L³ T-2। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है ना। एक हो जैसे मान लो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट एक होता है। तो प्लांक कांस्टेंट का यदि हमको लाना है तो इसके लिए E इक्वल टू hν एक फार्मूला होता है। E एनर्जी है। प्लांक कांस्टेंट के लिए हम बता रहे हैं प्लांक कांस्टेंट, तो E इक्वल टू hν होता है। तो इसी से हम h की वैल्यू लाएंगे तो E/ν होगा, और E एनर्जी है तो एनर्जी का ml² T-2, और ये न्यू फ्रीक्वेंसी है तो इसका होता है T-1 फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ml² T-1। ये किसका हो गया, प्लांक कांस्टेंट का। और ये बता दें यही एंगुलर मोमेंटम का होता है, एंगुलर मोमेंटम।
यही फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। जैसे ये इसका आया ना, और इसका भी वही होगा mL²T-1, यानी इन दोनों का क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट, इन दोनों का क्या हो गया, सेम डायमेंशन फार्मूला। ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों से पूछ भी दिया जाता है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी कौन कौन सी है, उसका पेयर बना के दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा डायमेंशन फार्मूला, है ना। क्या बताया हमने, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ प्रॉपर पावर्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है ना। यानी फंडामेंटल यूनिट में प्रॉपर पावर लगा के जब डिराइव्ड यूनिट लिखा जाता है तो उसी को डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है। और डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए हमने कुछ टिप्स बता दिया कि मास के लिए लिखा जाता है लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, आर्क, रेडियस, लेंथ, वेव लेंथ, इनके लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए थीटा, करंट के लिए ए लिखा जाता है। जिसमें से कोई एब्सेंट रहता है उसकी पावर को 0 लिख देते हैं, और हमने कहा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये है डायमेंशन फार्मूला। ठीक। अब इसके आगे जो है डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन है, इसी को डायमेंशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं, है ना। तो डायमेंशन फार्मूला डायमेंशनल इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल इतना है कि जैसे ये डायमेंशन फार्मूला लिखा है तो इसी को ऐसे लिख देंगे, G=mL-1T m-1L ऐसा। तो ये कहेंगे ये डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है ना। तो वो डायमेंशन फार्मूला डायमेंशनल इक्वेशन में कोई अंतर नहीं, फार्मूला वही सब में रहेगा। तो आगे टॉपिक में आप पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।